स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे क्योंकि पेपर बहुत इजी है, बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी का स्टडी किया होगा तो वो कहीं भी जो है एक तरह से इसमें परेशान नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो 101 से और 125 तक आपने वीडियो देख लिया होगा। हमारा बॉटनी पार्ट का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। ठीक है, अब 126 से हम जो है आपके सामने इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो जल्दी से देखिए, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। क्यों नहीं बनाता है? कौन बनाता है? आपको पता है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर कौन देता है? स्टार्च। ठीक है, सेलुलोज क्यों नहीं देता है? यही रीजन आपको फाइंड करना है। इट इज ए हेलिकल मॉलिक्यूल, नो। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हेलिसेज नहीं है, सो हैंस कैन नॉट होल्ड। तो ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेलुलोज के साथ आयोडीन का रिएक्शन नहीं होता है, होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो है सेकंड वाली एप्लीकेबल है। आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स, नो। इट इज ए डाइसैकेराइड, नहीं। ठीक है, तो यह आंसर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड और या पेटियोल एलोंगेशन? अब यहाँ पे देखना आपको डीप वाटर राइस डायरेक्ट आपको मिलेगा, जो है एनसीईआरटी लाइन है एथाइलिन के बारे में। ठीक है, एथाइलिन का क्या इफेक्ट है जो है यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। एथाइलिन के अंदर जो देखा जाता है उसका इफेक्ट, डीप वाटर राइस जो है उसके अंदर जो है एलोंगेशन करता है किसका? इंटरनोड का और पेटियोल का, सो दैट ताकि उसकी लीव्स जो है वो बाहर वाटर के बाहर रहे और फोटोसिंथेसिस करती रहे और उनकी ग्रोथ होती रहे। तो यहाँ पे आंसर एथाइलिन के अंदर डायरेक्ट जो है लाइन दी हुई है। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। आपको जेनेटिक्स में से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, रेफर्स टू। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपको ये डायरेक्ट जो है लाइन दी हुई है, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। पहला देखते हैं ऑप्शन, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के रूप में जितनी भी जीन्स जो है जो एक्सप्रेस होती है उसको यह EST बताता है, नहीं। ठीक है, ऑल द जीन्स, ठीक है, दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में जो एक्सप्रेस्ड है वही नहीं। अभी आगे देखते हैं, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस्ड हो रही है या नहीं हो रही है, सभी ये जीन्स कहाँ पर है? डीएनए के अंदर। ठीक है, तो डीएनए के वहाँ से जो एक्सप्रेस होता है यानी कि मैसेंजर आरएनए के रूप में जो भी अपने सामने आया है वो पार्ट है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, तो उनको टैग करना है ऑल जीन्स। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला गलत हो रहा है, सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस्ड जीन्स। तो यहाँ पर क्या है? सर्टेन इंपॉर्टेंट, तो सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन्स नहीं है। ठीक है, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज मैसेंजर आरएनए। यहाँ आरएनए के फॉर्म में जो बनकर के आ रहा है आउट बाहर जो है ट्रांसक्रिप्ट के रूप में, उसके अंदर जो जीन्स आ रही है उनको बोलेंगे EST। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो यहाँ पर यहाँ देखिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिए हुए स्टेटमेंट से, फोर्सेज जनरेटेड बाय द ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो फोर्स जनरेट किया जाता है दैट कैन लिफ्ट ए जाइलम साइज अपॉन जाइलम कॉलम जो होता है उसका वाटर को कहाँ तक अपलिफ्ट करता है? 130 मीटर्स। डायरेक्ट लाइन दी हुई है। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन कूल्स लीफ, यह भी डायरेक्ट जो है वहाँ पे अलग से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो वहाँ देख सकते हैं, कूल लीफ सरफेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री, 10 to 15 डिग्री तक उसको क्या कर देगा? कूल कर देगा लीफ को। यह भी इसका जो है इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग। ठीक है, तो इवेपोरेटिंग करेगा वाटर का कूलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या कोई इनका एक्सप्लेनेशन वाला अगर स्टेटमेंट है तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, 130 मीटर तक जो है अपलिफ्ट जो हाइट करता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो दिया है उसके अंदर जो है लीफ की कूलिंग करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, आंसर विल बी 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, किसको? डीएनए स्टेन्ड विद, जो डीएनए एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया हुआ है, स्टेनिंग के बाद उसको क्या है देखना होता है हमें को। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं?
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर जैसे ही उनको हम जो है उसके अंदर देखेंगे तो उसका रिजोल्यूशन जो किया जाएगा वो एज ए ब्राइट ऑरेंज कलर उसका दिखाई देगा। ये डायरेक्ट पैराग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर जो है थर्ड आंसर होता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट लाइन दी हुई है। ठीक है, स्टेनिंग के बाद जो है डीएनए को देखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, उसको वहाँ से अपन को सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस के अंदर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, द हिस्टोरिक कन्वेंशन। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, यानी कि बायोसिटी का इकोलॉजी से जो चैप्टर है दिया हुआ है आपको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस। ठीक है, तो वहाँ से दिया हुआ है अर्थ समिट। क्या याद रखना है आपको, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। और कौन कहाँ किसको कहाँ पर हेल्ड किया गया था, वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो। तो यह है 1992। ठीक है, यहाँ 2002 वाले के साथ अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पर क्या था, यह जो है 2002 के अंदर जो किया हुआ था वो था वर्ल्ड समिट। ठीक है, जो कहाँ था, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो अर्थ समिट वाला। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर, ये दोनों ईयर्स के साथ कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इन दो के साथ कंफ्यूजन हो सकता था, तो आपको याद रखना है अर्थ समिट पहले रखा गया था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द रिएक्शन सेंटर इन पीएस सेकेंड हैज़ ए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो रिएक्शन सेंटर जो पीएस सेकेंड का होता है, कौन होता है, आपको पता है, P680। ठीक है, P680 क्या है यहाँ का रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन का जो मैक्सिमा होगा, यानी कि कौन सी लाइट को मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो कौन सा वेवलेंथ वाला, 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट, द गिवन आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इनके अंदर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस ऑफ इज, क्या है फर्स्ट स्टेज, आपको पता है स्पोरोफाइट्स के कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और स्पोर्स जब वहाँ से डिस्पर्स होने के बाद जब जर्मिनेट होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज जो उसके जर्मिनेशन से बनती है, आपको पता है प्रोटोनिमा स्टेज होती है। ठीक है, फिर प्रोटोनिमा जो है अपन देखते हैं वहाँ पे प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोटोनिमा सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, जो रीजन की फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। सही है, डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। ठीक है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, वहाँ से उनके जर्मिनेशन से बनता है। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए, तो ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप देखिए, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो बता रहा है कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ, क्या है ये, इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं। प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। ठीक है, स्पोर जो है कहाँ बनते हैं, कैप्सूल के अंदर, तो उनसे डायरेक्टली डेवलप होता है। इसलिए अपन क्या कहेंगे, स्पोर जो है क्या, कौन सी स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है, और हैप्लॉइड स्टेज से जो डेवलप होता है वो गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि यहाँ जो है स्पोर में गैमेटोफाइट, तो ये गैमेटोफाइट स्टेज। क्लियर, फोर्थ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसके अंदर लीफ मीजोफिल, लीफ की जो है मीजोफिल सेल्स को लिया गया है। ठीक है, मीजोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम, और उनको कल्चर मीडियम में रखा गया है टू फॉर्म ए कैलस। जब उनको कैलस फॉर्मेशन के लिए कल्चर मीडियम के लिए अंदर यूज किया, किनको यूज किया गया है, आपको पता है, मीजोफिल। ठीक है, और मीजोफिल कैसी सेल्स है, परमानेंट सेल्स है, यानी कि ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है। तो अब यहाँ देखना है, तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को वापस क्या बनाना है, अनडिफ्रेंशिएटेड बनाना है, यानी कि डी डिफ्रेंशिएशन उनका होगा।
ठीक है, जो कैलस जो बनेगा वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, तो उसका डी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा यहाँ पर डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ द परमानेंट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, क्लियर। वाइल इसके बाद आगे का प्रोसेस है वो डेवलपमेंट कह सकते हैं अपन, ठीक है, उसको आगे डेवलपमेंट करवाना है, सेंस यहाँ है नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट आगे का फर्दर प्रोसेस हो सकता है, और डिफ्रेंशिएशन जो कि उसका पहले हुआ था, अभी तो क्या हो रहा है उसका डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ द मेसोफिल सेल्स, क्लियर। तो आंसर विल बी फर्स्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, एंडार्क एंड एक्जार्क आर दी टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग दी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। यहाँ क्या गलत दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम का जो है अरेंजमेंट प्रोटो, ठीक है, तो यहाँ पर किसका है, प्राइमरी जाइलम का जो है अरेंजमेंट होता है, उसके बेसिस पे एंडार्क और एक्जार्क कंडीशन कहते हैं, डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है, कि उसके अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की क्या पोजीशन है, ठीक है, एक दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन वो पार्ट है किसका, प्राइमरी जाइलम का, नॉट सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, एक्जार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के अंदर ये कॉमन फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, फॉल्स नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये भी गलत है, दोनों ही सही है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यहाँ फर्स्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी दोनों सही नहीं है, फर्स्ट वाला जो है इनकरेक्ट है, यहाँ देखा हुआ है, मैंने बता रखा है कि यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, ठीक है, वाइल सेकंड इज ट्रू, ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है पिक आउट करने हैं, ठीक है। लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड, करेक्ट। ओपनिंग्स परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, यही लेंटिसेल्स का फंक्शन है, ठीक है, और लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर से ओपनिंग से, ठीक है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, नॉट हार्ड बार्क, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बार्क, जो अर्ली जो है सीजन्स में बनती है, ठीक है। तो बार्क, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट जो करेक्ट है तो करेक्ट और इनकरेक्ट है तो वहाँ पे उसके बैक साइड में ऐसे मार्क करना होता है, ठीक है। जो गलत है उसको मार्क कर दिया इनकरेक्ट, और जो करेक्ट है उसको करेक्ट। फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से सही है, या इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द बार्क इज टेक्निकल टर्म, ठीक है, दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू दी वेस्कुलर कैमियम, सही है। वेस्कुलर कैमियम के बाहर जो भी टिश्यूज बने हुए हैं, सेकेंडरी फ्लोएम है ना, एंड पूरी जो वहाँ पर पेरिडम वाला पार्ट है वो सब उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है। बार्क रेफर्स टू पेरिडम, ओके, एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दोनों ही सही है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन उन्होंने आंसर में दिया हुआ है नीचे, ठीक है। फेलोजन इज सिंगल लेयर इन थिकनेस, आपको वहां डायरेक्ट लाइन दी हुई है कि फेलोजन दैट इज, ये क्या है, कोर कैम्बियम, ठीक है, फेलोजन मींस कोर कैम्बियम, ठीक है। और ये जो है कपल्स ऑफ लेयर्स, यानी कि 2-3 लेयर्स की जो है थिकनेस होती है, नॉट सिंगल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है सिंगल लेयर, तो इस बेसिस पे ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास है 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए, सी एंड डी, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन में ए सी डी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ए एंड डी ओनली, तो यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट, तो आंसर विल बी फर्स्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। चलिए, कोहेजन, कोहेजन क्या होता है आप जानते हैं कि सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं, ठीक है, कोहेजन। तो कोहेजन यहाँ पर जो है सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में उनके बीच में म्यूचुअल, ठीक है, यानी कि सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। तो आपको देखते हैं यहाँ पे ए का सेकंड के साथ मैच यहाँ है और यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं एडेशन, जो आपको अच्छे से याद है उसको आप पहले मैच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि गटेशन, गटेशन क्या है, वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट मैच कर सकते हैं डी का थर्ड के साथ, डी का थर्ड के साथ यहाँ दोनों में ही मैच दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको देखना है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में ही सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
आपको मैच मिलता है सरफेस टेंशन का फर्स्ट के साथ, सरफेस टेंशन फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर जो है सी का मैच है आपके C1, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्लियर होता है। एडेशन क्या है, अब लास्ट जो बचा हुआ है अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस। कोई भी पोलर सरफेस होती है उसके तरफ जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलेंगे एडेशन, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि वो लिक्विड और हार्ड सरफेस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ जो है कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगेन मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। एम फेज जनरली अपन जो सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वहाँ एम फेज और बाद में इंटरफेज दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो एम फेज जो है मोस्टली डिनोट करता है, डायरेक्टली देख सकते हैं आप, इक्वेशनल यानी कि माइटोटिक फेज के बारे में बात करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम फेज मीन्स और माइटोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो ए का फोर्थ के साथ मैच कहाँ है, यहाँ और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद G2 फेज क्या है, G2 फेज जो है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस है, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस है। तो आपको पता है कि यहाँ पर G1 जो है क्यूसेंट स्टेज और G2 फेज जो है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि फाइनल प्रिपरेशन फॉर दी डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बी का जो है मैच वो फर्स्ट के साथ जो इस वाले के ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। और जो क्यूसेंट स्टेज आपको पता है इनएक्टिव फेज, ठीक है, तो ये वाला सेकंड के साथ मैच, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है सी का सेकंड के साथ, ठीक है। और डी दैट इज G1 फेज, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, G1 फेज, ठीक है। तो G1 फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ठीक है, आपको जो है दिया होता है यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन में जो है यहाँ पे G1 S और G2, ठीक है, M फेज, ठीक है। तो G1 और G2 और S, तो यहाँ पर क्या दिया है, G1 क्या है, माइटोसिस फेज, और यह है इनिशिएशन ऑफ DNA। तो इनिशिएशन ऑफ DNA कहाँ होता है, इस वाले पार्ट के अंदर। तो इन दोनों के बीच की फेज यानी कि G1, ठीक है। तो डी का जो है थर्ड के साथ मैच, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको पता है क्या कंडीशन है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर XXY वाली कंडीशन, यानी कि एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाना इन दी मेल्स, ठीक है। तो उस कंडीशन के साथ में देखते हैं क्या क्या वहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। दिस ऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दी लैंगडन डाउन, नहीं, ये किसके लिए आपको पता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, ठीक है, उनका मैस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होगा क्योंकि वहाँ पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, तो वहाँ पे फेमिनाइन डेवलपमेंट भी दिखाई देगा, यानी कि फीचर्स वैसे भी होंगे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल जो है डेवलपमेंट रिटार्डेड, ये कंडीशन भी यहाँ पे नहीं होगी। ये किसके अंदर है, डाउन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एक स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ए एंड ई। कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट डिसऑर्डर वाज डिस्क्राइब्ड, नहीं सॉरी, ए नहीं, गलत दिया हुआ इसमें, बी सही है यहाँ पर, ठीक है। क्लाइनफेल्टर के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है स्टेटमेंट सही कौन सा है, बी, ठीक है, बी सही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ कहीं नहीं दिया है। और उसके बाद लास्ट वाला ई, ठीक है। तो ये यहाँ जो है सेकंड वाले के अंदर जो कॉम्बिनेशन करेक्ट दिया हुआ है, सेकंड आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको कि मैस्कुलाइन डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल का ओवरऑल ठीक होता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ कहते हैं हम वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट क्यों होता है, तो ये जो कंडीशन है आपको बता दें, ठीक है, ऑटोसोम्स प्लस XXY वाली कंडीशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में X क्रोमोसोम आने से एक्स्ट्रा जो फेमिनाइन डेवलपमेंट के ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इस बेसिस पे ये स्टेटमेंट भी सही है, बाकी स्टेराइल वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यू, चलिए, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
2 स्टेटमेंट्स यहाँ अगेन दिए हुए हैं। गोसेज कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गोसेज ने जो कंपटीशन का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया हुआ है, स्टेट्स दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है इंडेफिनेटली, इंडेफिनेट टाइम तक, एंड कम्पिटिटिवली इंफीरियर जो होगा वहाँ पे उनमें उनके उन ऑर्गेनिजम्स में वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। तो ये डायरेक्ट वहाँ पे जो है इनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इनका जो प्रिंसिपल दिया था, तो डायरेक्ट ली हुई लाइन है, तो ये भी करेक्ट है फर्स्ट। सेकंड, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स, ये डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी की लाइन है, जहाँ ये कंसेप्ट दिया है उससे ऊपर ही इसी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एडवर्सली कौन ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ये हर्बीवोर्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। तो कार्निवोर के कंपेरिजन में हर्बीवोर ज़्यादा अफेक्टेड होंगे अगर ये जो है प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है तो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखते हैं कौन सा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, ठीक है, ठीक। तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये डायरेक्ट लाइन दी हुई है आपको, ठीक है। और इसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ मिलेगा इसके बारे में, तो सेल वाले चैप्टर के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है किसके अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर वहां दिया हुआ है कौन सा जो है सब टॉपिक दिया हुआ है, इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन वाले पार्ट में डायरेक्ट जो लाइन दी हुई है वहां पे 80 टाइप्स ऑफ 80 जो है प्रोटीन्स भी साथ में होंगे। तो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आपको पता है कि आरएनएज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स के अंदर अलग अलग आरएनएज का जो है कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन दोनों ही सब यूनिट्स के अंदर कोई भी टाइप का राइबोसोम हो, दोनों ही जो है सब यूनिट्स होती है राइबोसोम की, उनमें जो है टोटल जो प्रोटीन्स का जो टाइप्स है, टोटल प्रोटीन्स होंगे वो 80 प्रोटीन्स का भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। अलग अलग यूनिट्स में उनकी संख्या अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 80 प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस, ठीक है। आपको पता है केमियोस्मोसिस क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि उसके अंदर क्या क्या कंडीशन चाहिए, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, ठीक है। एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन मेन इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक दोनों साइड में जो है वहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट करना होता है। तो पहले प्रोसेस होता है कि उसके अक्रॉस जो है प्रोटॉन का ग्रेडियंट जनरेट करना है, एक तरफ प्रोटॉन्स की जो है हाई कंसंट्रेशन बनाना है और दूसरे तरफ कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस काम को कौन करेंगे, प्रोटॉन पंप, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप भी चाहिए, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, और यहाँ दिया हुआ है NADP सिंथेज। तो NADP सिंथेज की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस कंडीशन में केमियोसिस में, ठीक है। तो NADP सिंथेज नहीं चाहिए अपन को, तो इस बेसिस पे यहाँ क्या हो गया, ये गलत, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग। नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेज, ठीक है, ठीक है। यहाँ इसको सोच सकते हैं कि सही है, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ यही चाहिए, ठीक है। मेम्ब्रेन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन में। तो प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेज अगेंस्ट दे दिया, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो है मेम्ब्रेन जरूरी है, उसी के अक्रॉस जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करनी है, उसके लिए प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, और ATP का सिंथेसिस करना है तो ATP सिंथेज चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट दैट इज क्या देखना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इन वाटर, इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट्स फिशरीज।
तो दोनों ही अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिक मैटर किसी वाटर बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो एल्गल ब्लूम्स तो उसके कारण होंगे, लेकिन इन वाटर इम्प्रूव, तो ये जो है उसके वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेगा, है ना। इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, तो यहाँ पर जो क्वालिटी को इम्प्रूव भी नहीं करेगा, ठीक है। और जब क्वालिटी जो है डाउन होगी, खराब होगा, ठीक है, तो वहाँ पे फिशेज वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी डेथ होगी, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे गलत है, इस बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत है। और हमें क्या फाइंड करना है, नॉट करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। और नीचे कोई कॉम्बिनेशन बना के नहीं रखा हुआ है तो डायरेक्ट आप जो है फर्स्ट आंसर पर जा सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं वाटर हाइसिंथ ग्रोज एबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर, सही है। वाटर हाइसिंथ जो है यानी कि प्लांट्स, एल्गल ब्लूम, इन सबको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन होगा, है ना, वाटर बॉडीज का, ठीक है। एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स इन द वाटर बॉडी, और उससे जो है वाटर बॉडी का इकोसिस्टम बिगड़ेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेज इन दी ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, सही है। यह जो है पॉइंट वो किससे रिलेटेड है आपको पता है, बायोमैग्निफिकेशन का पार्ट है, ठीक है, ये वाला। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्वॉल्व इन ए बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए सीवेज पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। वाटर बॉडी कंज्यूम करते हैं ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है माइक्रोब्स को जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उनकी जो है काउंट बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो डिजोल्व है, एरोबिक जो माइक्रोब्स बढ़ेंगे डिग्रेडेशन के लिए, तो वो डिग्रेडेशन करते टाइम ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन को अपने लाइफ साइकिल में यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि ये इसका अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। चलिए, म्यूचुअलिज्म, आपको पता है म्यूचुअलिज्म जिसके अंदर ऐसा इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशन को हम कह सकते हैं प्लस एंड प्लस वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो प्लस एंड प्लस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो है प्लस प्लस, दैट इज ए का जो है फोर्थ के साथ मैच, ए का फोर्थ के साथ इस कंडीशन में मैच है, ठीक है। कॉमन सेलिज में आपको पता है क्या कंडीशन है, कि एक ऑर्गेनिज्म तो न्यूट्रल रहता है, उसको ना बेनिफिट होता है और ना ही लॉस होता है, लेकिन एक को जो है बेनिफिट होता है। जैसे कैटल्स के साथ जो बर्ड्स जो है ग्रेजिंग कैटल्स के साथ में घूमते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स को प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कैटल को कोई ना हार्म है ना प्रॉफिट है, ठीक है। उस कंडीशन में ये वाला। एमेंसेलिज्म के अंदर आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म को जो है हार्म होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर दिया है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो है कॉम्बिनेशन सी का सेकंड के साथ, ठीक है। तो देखते हैं हम बी का 1 के साथ, ठीक है, और सी का सेकंड के साथ मैच, और डी का जो है पैरासाइटिज्म थर्ड के साथ। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है आपको पता है कि एक को प्लस बेनिफिट, जैसे पैरासाइट्स होते हैं वो बेनिफिट लेते रहते हैं और जिस होस्ट के ऊपर रहते हैं उसको हार्म करते रहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं प्लस एंड माइनस वाली कंडीशन। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको ये मैच दिखाते हुए जो है मैच मिल रहा है आपको फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस एंड प्लस, ठीक है। कॉमन सेलिज्म का आपको जो है एक को प्रॉफिट, दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। एमेंसेलिज्म के अंदर जो है माइनस एंड न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस एंड माइनस, क्लियर। चलिए, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन जब करना होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है सब टॉपिक, डायरेक्ट वहाँ से 2 पॉइंट उठाए हुए हैं, ठीक है। एक और दूसरी जगह पे आपको प्रोसेस मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, उसके साथ में जो पॉइंट्स वाइज दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो वहाँ पे पीसीआर जो है उसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इसका दूसरी जगह आपको हेडिंग में मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इंजर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट होने के बाद में इंजर्शन करना ये बाद का स्टेप है, ठीक है। उससे पहले कौन सा स्टेप है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। देखते हैं सभी पहले स्टेटमेंट्स को। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, डीएनए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यूजिंग पीसीआर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट।
अब यहाँ पे आपको इनका सीक्वेंस अरेंज करना है। यहाँ दिया है कि करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जो है उस कंडीशन में यहाँ कह दें अपन डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स है उनका क्या करना है पहले आइसोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी जो है फर्स्ट स्टेप हो गया, इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ लगा दे अपन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन करने के बाद क्या करना है कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशंस बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो दिया हुआ है यहाँ पर बी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हम यहाँ कहें, ठीक है, सेकंड। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि वो जो फ्रेगमेंट्स है उनका क्या करना है अपन को एम्प्लीफिकेशन, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्टेड जो अपना जो जीन है, ठीक है, उनका एम्प्लीफिकेशन करना है बाई यूजिंग पीसीआर, ताकि जो है हमारे पास वैल्यूएबल है वो डीएनए जो इंटरेस्ट का जो डीएनए पार्ट है, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना करके रखनी है हमें, ठीक है। तो पहले उसका एम्प्लीफिकेशन करवा लेंगे, ठीक है, ताकि फर्दर आगे की रिक्वायरमेंट के लिए उसको यूज किया जा सके। तो उस पर्पज से पीसीआर के थ्रू उनका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है उन जीन्स का, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट का। और उसके बाद फिर क्या है जो इंजर्ट है इंजेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में उसको इंजर्ट करवाया जाता है, तो डी एंड ए, ठीक है। तो ए जो है लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप ये हो गया और ये लास्ट स्टेप फोर्थ स्टेप हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का क्या करना है आपको मैच करना है, ठीक है। आयरन का रिक्वायरमेंट, आयरन कौन से एंजाइम्स के लिए एज ए एक्टिवेटर काम करता है, ठीक है। तो आपको पता है एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज, आयरन जो है कैटालेज का एक्टिवेटर है। जिंक आपको पता है कि इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए, ठीक है। एंजाइम्स कौन से है आपको याद होना चाहिए, जो है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, उनके लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बोरोन, बोरोन का क्या है देखिए, बोरोन कहाँ दिया हुआ है सेल एलोंगेशन, यहाँ थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना दिया है, ठीक है, सिंपल से डायरेक्ट नहीं दिया कि बोरोन की रिक्वायरमेंट दूसरी क्या होती है, तो क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सेल एलोंगेशन और डिफरेंशिएशन कोई कई सारे दूसरे मिनरल्स के भी जो है इसमें काम आते हैं, तो उनके लिए भी ये पॉइंट है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। लेकिन मोलिब्डेनम का आपका अगर किसको पता है तो डायरेक्टली एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, ठीक है, कि ये कंपोनेंट ऑफ रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है चाहिए। तो डी का सेकंड के साथ मैच कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी A3, B1, C4 और D, ठीक है। तो आंसर विल बी सेकंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड का वापस मैच करना है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है आपको मिलेगा ए का सेकंड के साथ। देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज यानी कि लिंक रिएक्शन जो देखना आप, लिंक रिएक्शन जो दी हुई है उसके अंदर जो है वहाँ पर देखना है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मानी कि CO2 का माइनस वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो CO2 एस्केप होती है वहाँ पे CO2, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। और उसी स्टेप के अंदर जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी होता है, ठीक है। तो यह इसके साथ मैच होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का जो है क्या नाम है दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज EMP पाथवे भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ मैच, ठीक है। तो ए का सेकंड के साथ मैच यहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। बी का जो है फोर्थ के साथ मैच, बी का फोर्थ के साथ मैच इन दोनों में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आपको होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ETS का जो है पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ETS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्ड जो है सॉरी इसका जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स इसके साथ में मैच, ग्लाइकोलाइसिस फोर्थ, ठीक है। और TCA साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है आपको पता है साइट्रेट सिंथेज, ठीक है। तो डी का 1 के साथ मैच, ठीक है। तो डी का 1 के साथ मैच कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, और सी का थर्ड के साथ मैच, ठीक है। चलिए आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्सन एंड अदर इज आर, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम,
ठीक है, एंड कैरिड बाय एयर करंट्स। ठीक है, एयर करंट्स के थ्रू ही पोलन ग्रेन्स जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, ठीक है, अगर मोनोइशियस है तो उसी पर रहेंगे और डायोइशियस है तो दूर जाएंगे। बाकी एयर करंट के थ्रू ही यहाँ पे पोलिनेशन का मेन मोड जो है इनके जिम्नोस्पर्म के अंदर यही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, सही है। ठीक है, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, क्या दिया हुआ यहाँ पे, पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म्ड, ये गलत है। ठीक है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि पोलन जो है, मेल गैमेट्स जो है डायरेक्टली आर्किगोनिया के माउथ पर डायरेक्ट पहुंच गए, नहीं, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स पहले वहाँ पर लैंड होंगे, ठीक है, आर्किगोनिया के पास, और वहाँ से पोलन ट्यूब जनरेट होगी। पोलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को लेके जाती है, ठीक है, तो पोलन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। देखिए, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, फॉल्स। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर्ड रीजन और एजर्सन रीजन के वही दो स्टेटमेंट है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड सूट, सही है। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट होता है। ठीक है, वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, करेक्ट, सही है। अब यहाँ फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया है, तो अब इसे फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा। ठीक है, उससे इन्फ्लोरेंस या फ्लावर जनरेट होंगे। इंटरनोड ऑफ द सूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स, सही है, इंस्टीड ऑफ लीव्स। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम जो बन गया, अब उस पर जो है एक सक्सेसिव लेवल पर जो है नोड्स पर, सक्सेसिव नोड्स पर अब क्या बनेंगे यहाँ पे, फ्लोरल अपेंडेजेस, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन वो लीव को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इंस्टीड ऑफ जनरल लीव्स। ठीक है, जनरल जो ग्रीन लीव्स वगैरह होती है उसके बजाय क्या जनरेट होंगी यहाँ पे, जो है फ्लोरल अपेंडेजेस जो लेटरली लगे हुए हैं, उसी तरीके से जैसे जनरल स्टेम पे होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और उसके अंदर जो है ये एक्सप्लेनेशन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि ये इसके अंदर चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ सक्सेसिव नोड इंस्टीड ऑफ लीव्स, तो जब वो चेंज हो गया तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि उसमें ये होता है। तो यहाँ पर बिकॉज लगाकर जब भी अपन फाइंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अगर वो बिकॉज का सही आंसर निकल रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी इसका क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बॉटनी पार्ट से। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके मेलोनेट, आपको पता है मेलोनेट इनहिबिट्स इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अपन कहाँ पढ़ते हैं यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के अंदर जहां हम वहां देख रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, यहां कह देते हैं इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो वहां पर दिया हुआ है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, तो मेलोनेट क्या है, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का। और आपको पता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उनके अंदर उस प्रोसेस को, स्टेप को इनहिबिट कर देगा कौन, मेलोनेट। तो यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके उनको डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, मेलोनेट, तो आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, तो इसका किसका, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ दिस। ठीक है, और इस स्टेप को रोक दिया जाएगा। चलिए, आई होप आपको सभी आंसर्स क्लियर हो गए होंगे और सबका रेफरेंस मिला होगा। इसका एक और वीडियो आपके सामने 1-2 दिन में हमारा आ जाएगा कि एक एक पॉइंट का जो है लाइन टू लाइन पैराग्राफ वगैरह पेज नंबर एनसीईआरटी का उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हम आगे कल आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, ओके।